हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, हम पुनः हाजिर हैं क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर के, और यह एहसास दिलवाने को कि मैथ न केवल आसान बल्कि इंटरेस्टिंग भी है, बशर्ते बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा जाए। और आप में से वे लोग जो मैथ की सारी समस्याओं का हल करना चाहते हैं, मैथ को एक स्ट्रॉन्ग पार्ट अपना बनाना चाहते हैं, वे मैथ का जो वीडियो कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, जिसमें अरिथमेटिक के साथ में एडवांस मैथ भी शामिल है, जो न केवल राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बल्कि सेंट्रल लेवल की सारी वैकेंसीज में जहां पे मैथ रीजनिंग पूछी जाती है उन एग्जाम्स के लिए भी वो बराबर उपयोगी है। और स्पेशली वीडियो मेंस के जो एडवांस मैथ के टॉपिक हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें करवाया गया है, तो आप वहां पर भी परचेज कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से आप देखेंगे कि मैथ बहुत आसान है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को तसल्ली से समझने की आवश्यकता है। जितने भी टेस्ट आपके होंगे सारे टेस्ट का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, और ये टॉपिक वाइज सेकंड टेस्ट है। काफी स्टूडेंट्स उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें एडवांस मैथ तो आई नहीं। आपको ये जो शुरुआत की बात है इसको तसल्ली से समझना चाहिए। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इस टॉपिक के अंदर ये जो सेकंड टेस्ट हुआ था, इस टॉपिक के अंदर औसत और भिन्न, ये दो टॉपिक, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, वो टॉपिक एंड एवरेज, दो टॉपिक के ही इसमें क्वेश्चंस है। जो आगे बढ़ेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट पूरे हो जाएंगे, फिर लास्ट में फुल लेंथ पेपर आएंगे जहां पे कंप्लीट आपके जो है सारे टॉपिक जो भी वीडियो मेंस में पूछे जाने हैं उनसे संबंधित एक साथ क्वेश्चंस उन टेस्ट में आएंगे, वो टेस्ट सारे आगे आएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलते हैं आगे। और सेकंड टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपको दिया था, ये देखिए। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलो है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। अब इस बात को समझने के दो तरीके हैं। एक तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगाते हैं तो आप देखिए 50 विद्यार्थी हैं और औसत वजन कितना है, 45 किलो। देखिए औसत का मतलब यह होता है कि सभी संख्याओं को बराबर कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या कितनी हो जाती है, वो है औसत। तो यहां पे औसत 45 आ रहा है, इसका मतलब ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45। ओके, अब एक बात बताइए, अगर इसमें से अगर 45 का एक व्यक्ति बाहर निकल भी जाए तो भी औसत 45 बना रहेगा, और अगर एक व्यक्ति 45 का ऐड हो जाए तो भी औसत वही बना रहेगा 45। कहने का मतलब यह है कि औसत के बराबर की अगर कोई राशि औसत में शामिल होती है या औसत से बाहर जाती है तो औसत में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत से बड़ा अमाउंट कोई अगर ग्रुप से बाहर चला जाए तो औसत जो है कम हो जाता है, और बड़ा अमाउंट उस ग्रुप में शामिल हो जाए तो औसत बढ़ जाता है। इसी अप्रोच से अगर अपन इस क्वेश्चन को करें तो देखें, 50 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी गया तो पीछे 49 विद्यार्थी बच गए, उनके औसत वजन में 100 ग्राम की कमी आई, तो 49 विद्यार्थियों के 100 ग्राम के हिसाब से 4900 ग्राम की कमी आई, यानी कि 4.9 केजी। 4.9 केजी जो वजन है वो कम हो गया। ठीक है, सबका। क्यों? क्योंकि जाने वाला जो व्यक्ति है वो औसत के बराबर वजन तो लेके गया ही गया, साथ में उस ग्रुप का 4.9 केजी भी लेके चला गया। तो जाने वाला व्यक्ति, ठीक है, जाने वाला व्यक्ति कितने किलो का है, तो 45 किलो, यानी कि औसत के बराबर का वजन तो वो लेके गया ही है, और साथ में 4.9 केजी वजन और वो लेके गया, यानी कि टोटल 49.9 केजी वो व्यक्ति लेकर के गया है। तो जाने वाला 49.9 केजी का है। अब ये अप्रोच जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आ सकती है, नहीं तो फिर आपको वैसे करना है। कैसे? देख लीजिए कि 50 लोग थे, 45 उनका औसत था, उसके बाद में एक गया तो 49 लोग हो गए। अब इनका औसत 100 ग्राम कम है, यानी कि 44.900 ग्राम। अब इसको गुणा कीजिए, आप इसको गुणा कीजिए, फिर इनका अंतर लीजिए तो पता चलेगा कि जाने वाला कितने किलो का है। ठीक है, बाकी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो इस टाइप से हो सकती है। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से जिसकी आयु 24 वर्ष है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए। एक ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों का, उसमें से एक व्यक्ति को बाहर भेजा जो 24 साल की उम्र का है, उसके स्थान पे नया व्यक्ति लाया तो सबका औसत 2 बढ़ गया। अब एक चीज को समझे, 24 केजी का व्यक्ति बाहर गया है, 24 केजी का व्यक्ति बाहर गया है उस ग्रुप से। अगर 24 केजी का व्यक्ति पुनः अंदर आ जाए तो वो जगह फुलफिल हो जाएगी, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वही रहेगा। लेकिन 24 का गया है
उसके स्थान पे न्यू व्यक्ति आया है, जिसकी वजह से 8 व्यक्तियों का औसत 2 बढ़ गया। अब एक बात बताइए आप, 8 व्यक्तियों का औसत 2 बढ़ जाने का मतलब है कि 16 वर्ष उम्र एक्स्ट्रा आई है जितनी गई थी उसके मुकाबले। अब एक बात बताइए, जाने वाला कितने का था? 24 का, ये जाने वाला। ओके, जाने वाला 24 वर्ष लेके आ गया और आने वाला इतनी उम्र लेके आया कि प्रत्येक की उम्र 2 वर्ष बढ़ गई, यानी 8 लोगों की 2 वर्ष उम्र बढ़ने का मतलब 16 वर्ष उम्र बढ़ गई, और ये हो गया आपका कितना हो गया? 40 वर्ष। तो आने वाला व्यक्ति 40 वर्ष का है ना। ये सारी अप्रोच आपको बहुत इजीली समझ में आ सकती है अगर बेस से मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वे लोग जो चाहते हैं, अब आप कहोगे कि कोर्स की मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग वाली बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं तो निश्चित तौर पे आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें मिलेगी। अब मैं यहां पे हर एक चीज को उतना डीप पे जाकर के समझा नहीं सकता, ये सीधी सी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए, एक फल विक्रेता बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए, तो सेब का औसत मूल्य ज्ञात करो। 3 यूनिट सेब बेचे गए 15 रुपए वाले, यही बात है, ठीक है। 10 रुपए में बेचे गए 2 यूनिट सेब और 5 रुपए में बेचे गए 5 यूनिट सेब, तो सबका औसत मूल्य चाहिए। अब एक बात बताइए, 3 यूनिट सेब आपके बेचे गए हैं 15 रुपए के हिसाब से, तो 45 रुपए मोल बन गया, ये सुनो। अब 2 यूनिट बेचे गए हैं 10 रुपए के भाव से, तो उनका मूल्य बन गया 20 रुपए। अब 5 यूनिट बेचे गए हैं 5 रुपए के भाव से, तो 55 25, तो ये हो गया आपका 90 रुपए। 90 रुपए हुआ, 90 रुपए टोटल मूल्य हो गया, और 10 आपके 10 यूनिट फल हो गए, ठीक है। 10 यूनिट फल हो गए, 10 यूनिट का मूल्य 90 है, तो औसत क्या हो गया, है ना। 10 यूनिट फलों का मूल्य 90 रुपए है, तो टोटल मूल्य बटे में फलों की टोटल संख्या, यानी कि 9 रुपए का आपका औसत आ जाएगा, 9 रुपए प्रति फल, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए, अब अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो आप, क्या लिखा है कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो है, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलो है, 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है। अगर उनको भी शामिल कर दिया जाए तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? वेरी सिंपल, देखिए 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज जो है भार वो कितना है 50 किलो, तो इसका मतलब 300 किलो उनका योग हो गया। अब वो बोल रहा है कि 2 अन्य विद्यार्थी जिनका औसत 51 है, 2 अन्य विद्यार्थी जिनका औसत 51 है, इसका मतलब 102 किलो, 102 किलो उनका योग हो गया। 2 और विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है 55 किलो, तो देखिए 2 और विद्यार्थी हैं, औसत 55 किलो होने का मतलब है 110 किलो उनका योग हो गया। तो टोटल आपके विद्यार्थी कितने हो गए? विद्यार्थी हो गए 10, तो अपन लिखेंगे कि 10 विद्यार्थी और उम्र का योग हो गया आपके, ये हो गया 2 और ये 1, 512। ये सुनो, तो इनका औसत क्या आ जाएगा? तो 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र हो जाएगा उम्र का योग बटे में विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 51.2 किलो। अब बताइए मुझे कौन सा आंसर है आपका? यस, 51.2 किलो, तो डी आपका आंसर है। ये अरिथमेटिक है। जिन जो टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ोगे तो आगे कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट जहां पे एडवांस मैथ के टॉपिक है, जैसे आपके वीडियो मेंस के अकॉर्डिंग बहुपद के गुणनखंड, ठीक है, और बहुपद के एलसीएम एचसीएफ, और उसके अलावा जो एडवांस ज्योमेट्री है ना, मीन मोड मीडियन, वहां पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के बनेंगे। तो सारे जो आपके टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहां करवाएंगे, तो आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस के संदर्भ में सोचना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 2 कक्षाएं हैं ए तथा बी के अंकों का औसत 25 तथा 40 है, दोनों कक्षाओं के अंकों का संयुक्त औसत 30 है, तो कक्षा ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है? ठीक है, देखो संख्या इंटू औसत योग देता है, ठीक है। तो यहां पे ए और बी 2 कक्षाएं हैं, ए का औसत है 25 अंक। एक काम करो, तो ए की कक्षा का योग लेके आ जाओ। ए कक्षा में मान लो विद्यार्थी हैं ए और उनका औसत है 25, तो 25 ए कक्षा ए के विद्यार्थियों के अंकों का योग है। ओके, कक्षा बी के विद्यार्थी बी मान लेते हैं अपन, एक्स और वाई मानना है, वहां पे ए और बी मान लिया। ओके,
तो कक्षा बी के विद्यार्थियों की संख्या बी है और उनका औसत क्या है 40, तो 40 बी उनका योग हो गया। ओके, 40 बी उनका योग हो गया। ठीक है, ए और बी संयुक्त रूप से अगर वो कक्षाएं हो जाती हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है 30। तो एक काम करो, ए प्लस बी, अब इसको जोड़ते हैं, ये पहले कक्षा ए का अंकों का योग कक्षा बी का अंकों का योग बराबर हो जाएगा। अगर ए और बी संख्या मिल जाती है तो उनका औसत 30 हो जाता है। ए प्लस बी कक्षा मिल जाती हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है 30 अंक, है ना। तो ए और बी के विद्यार्थियों का योग इनटू उनका कॉमन औसत, ये भी कक्षा ए और बी के विद्यार्थियों के अंकों का योग है और ये भी अंकों का योग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25a प्लस ये हो गया आपका 40b बराबर 30 इंटू ए, ये 30a प्लस 30b। अब 30a को इधर भेज दो, 25a में से घटेगा तो 5a आपके माइनस का और 40b उधर जाएगा तो माइनस का 10b। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से कट गया ये 2 बार, ये a है, a के बटे में कौन आएगा b, उधर कौन है 2, 2 के बटे में रहेगा 1। तो a और b जो कक्षा है उनके संख्याओं का छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:1 हो गया, 2/1 यानी कि 2:1। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है वो, 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 है, यदि 5 सर्वोच्च अंक हटा दिए जाएं जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है तो 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। बात यह है कि 40 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज औसत अंक कितने हैं 86। अगर 5 सर्वोच्च अंक हटा दिए जाएं, जो 5 टॉप किए जो छात्र है यानी सबसे मैक्सिमम अंक पाने वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाए तो पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 1 अंक गिर जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच है। एक अप्रोच आप समझना, देखिए उन 5 को देखो, पूरी कक्षा का औसत क्या है 86 औसत होने का मतलब है कि हालांकि कम ज्यादा नंबर है बच्चों के, लेकिन सबके अगर बराबर कर दिए जाएं तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 86 अंक आते हैं, इसी का मतलब तो औसत है। तो 86 सब प्रत्येक के हिस्से में आते हैं। ओके, अब इसने बोला है कि अगर 5 सर्वोच्च अंकों को हटा दिया जाए, मतलब 5 विद्यार्थियों के अंकों को हटा दिया जाए, तो अपने काम करते हैं कि भाई औसत से 86 के हिसाब से 5 लोगों के आप अंक हटा दोगे तो कितने अंक गए आपके। ठीक है, 8 पंजे 40, 400 तो ये, और 6 पंजे 30, 430। ठीक है, 430 अंक आपके गए। अच्छा, अब इसके अलावा सर्वोच्च विद्यार्थियों के 5 अंक हटाने के कारण शेष विद्यार्थियों का औसत कितना कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो 40 विद्यार्थियों में से, मैं दूसरी अप्रोच आपको बताऊंगा, 40 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी तो गए, बचे कितने 35 विद्यार्थियों का औसत 1 कम हो गया, यानी 35 विद्यार्थियों का औसत 1 गिर जाने का मतलब है टोटल 35 अंकों की कमी आ गई। तो 35 अंक कम इसलिए हो गए क्योंकि वो जो 5 संख्याएं हैं वो औसत के बराबर तो अंक लेके गई हैं, साथ में उनका 1-1 औसत गिरा दिया, यानी 35 लोगों का 35 अंक और लेके गई, तो 465। तो जो सर्वोच्च अंक थे पांचों मिलकर के 465 अंक लेकर गए। अब उन 5 का औसत, जो टॉप विद्यार्थी थे उन 5 का औसत, तो वो टॉप 5 विद्यार्थी मिलकर के 465 अंक रखते हैं, तो उनका औसत क्या हो जाएगा, उनका औसत 465 में 5 का भाग दे दो, 9-5-45, पीछे रह गए 2, पीछे रह गया 1, 93। ठीक है, 93, ये 93 मार्क्स हो गए एवरेज जो टॉप 5 है। अब अगर ये आपको अप्रोच समझ में नहीं आवे तो कोई इशू नहीं, आप एक काम करो, 40 विद्यार्थी हैं, ओके, और उनके औसत अंक कितने हैं 86, तो ये इनका योग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, 5 विद्यार्थियों को हटा दिया गया, इसका मतलब विद्यार्थी पीछे कितने रह गए 35। अब 35 रहे हैं, उन 35 विद्यार्थियों का औसत 1 कम हो जाता है, पहले औसत 86 था तो अब रह गया 85, तो अब ये उनका योग है ना। अब इनका अंतर कितना है, इनका अंतर जो भी आवे वो अंतर उन 5 विद्यार्थियों का होगा, जो 5 विद्यार्थी आपने कक्षा से बाहर किए हैं टॉप मार्क्स वाले, तो वो जितने भी अंक आते हैं, अंतर जो आता है उसमें 5 विद्यार्थियों की संख्या का भाग दे देना, ये 93 आपका आंसर आएगा। ये औसत हो गया उन 5 का। ठीक है, चलिए
लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्चुअल तरीका है। नेक्स्ट, अब देखिए, मां और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, जो मां की औसत आयु को शामिल न करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, तो मां की औसत आयु कितनी है? वेरी सिंपल, देखो, मां और 6 बच्चे यानी 7 लोग हो गए, है ना, 7 लोग हो गए, एक तो मां और 6 बच्चे, उनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो 7 जीव है, 6 बच्चे और एक मां, उनका औसत उम्र है 12 वर्ष, तो 84 वर्ष उनका योग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए, अब क्या कह रहा है कि अगर मां को शामिल ना करें तो 5 वर्ष उम्र कम हो जाती है। अगर मां को शामिल ना करें तो उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है। तो देखिए, मां के शामिल होने पर उम्र कितनी है? 12। अब मां को शामिल नहीं करें तो लोग कितने रह जाएंगे? 6। मां हट गई, 6 बच्चे रह जाएंगे। औसत 5 वर्ष कम होने का मतलब है पहले 12 वर्ष थी, अब 5 वर्ष कम हो गई, तो अब कितनी रह गई? 7 ही रह गई, है ना। पहले 12 वर्ष औसत थी, अब 5 कम हो गई, 7 ही रह गई। तो अब 6 बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष है, 7 संग 42 वर्ष। अब एक बात बताओ, मां के हटते ही, देख लीजिए, मां के हटते ही उम्र कहां आ गई? मां के समय तो उम्र थी 84, लेकिन जैसे ही मां हट जाती हैं तो उम्र उन बच्चों की 42 पे आ जाती है। इसका मतलब अंतर कितना है? 42 वर्ष। इसका मतलब मां की उम्र कितनी है? 42 वर्ष। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 तो छात्र और अध्यापक यानी 10 लोग हो गए। अब उन 10 लोगों का जो औसत है ना, वो कितना है? 16 वर्ष। तो 160 वर्ष उम्र हो गई। 160 वर्ष उम्र किसकी है? 9 विद्यार्थी और शिक्षक को शामिल करें तो प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 एवं अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो अध्यापक की आयु कितनी है? वेरी सिंपल है। देखिए, 4 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 19 है। ओके, तो ये हो गया 40, 936, तो ये हो गया 76 वर्ष, तो ये हो गया। और अगले 5, ठीक है, उन 5 की औसत उम्र क्या है? 10 वर्ष, तो 50 वर्ष उम्र ये हो गई, है ना। ठीक है, अब एक काम करो, ये टोटल उम्र कितनी होगी? 126 वर्ष। ओके, 126 वर्ष, ये 9 छात्र हो गए। अब एक बात बताओ, अध्यापक समेत सभी छात्रों का योग कितना है? 160। अब अगर 9 छात्र, जो ये 9 छात्र है यानी 126 वर्ष के, उनको अगर हटा दिया जाए तो योग कितना रह जाएगा? 160 में से 126 घटाओ, 34 वर्ष। ये 34 वर्ष किसकी उम्र है? अध्यापक की। अध्यापक की उम्र 34 वर्ष है। और कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार की बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है कि आवृत्ति विवरण नीचे दिया गया है। देखो, ये तो उम्र है और उस उम्र के लोगों की संख्या ये है। एक प्रकार से बारंबारता बंटन वाला मसला हो गया कि 8 वर्ष उम्र वाले 3 लोग हैं, 20 वर्ष उम्र वाले 2 लोग हैं, 26 वर्ष की उम्र वाले m लोग हैं और 29 वर्ष की उम्र वाला 1 लोग है। ठीक है, आवर्ती विवरण नीचे दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष हो तो m का मान क्या होगा? इन सब लोगों का औसत कितना है? 17 वर्ष, है ना। ओके, तो औसत आयु क्या है? एक बात बताओ, 3 लोगों का उम्र कितना है? 8 वर्ष, तो 8 तिया 24 वर्ष। ये बात आपको समझ में आ रही है? 2 लोगों का उम्र क्या है? 20 वर्ष, तो ये हो गया 40 वर्ष। m लोग, तो 6m टोटल व्यक्तियों की संख्या है। तो अपने काम करते हैं, अपन लिखते हैं कि 6 + m, ये है व्यक्तियों की संख्या और उनका औसत दे रखा है। देखो, सबकी औसत आयु 17 वर्ष है, तो व्यक्तियों की संख्या इंटू औसत, ये व्यक्तियों की उम्र का योग हुआ कि नहीं हुआ? संख्या इंटू औसत। अब वैसे अगर योग देखें तो आप इनको जोड़ दो सबको ही, ये कितना हुआ? ये हो गया 40 और 40, ये आपका 80 और ये 93, 93 हुआ भाई, चेक कर लेना ना। 24 + 40 + 29 और +26m। ओके,
प्लस 26m, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये उनकी उम्र का योग है, और वैसे देखा जाए तो व्यक्तियों की संख्या का योग इंटू उनका औसत, ये उम्र का योग है। तो ये समीकरण बन गया, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। ये सुनो, अब m का वैल्यू लाना है तो बहुत आसान है। 17 इंटू एम, तो ये हो गया 60, 7 संग 42, तो 102 है ना। 102 प्लस 17m, ये 17 दोनों से गुणा होगा ना, 93 प्लस 26m। अब 17m उधर जाएगा, 26 में से घट जाएगा तो रह जाएगा 3 और 6 9m, और ये उधर आएगा तो हो जाएगा आपका 7 और 8 9 9m। तो ये एक बार कट गया तो m का वैल्यू आ गया 1। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो सिंपल है बहुत, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या को औसत से गुणा कर दिया और फिर टोटल संख्या को जोड़ के कुल औसत से गुणा कर दिया तो बराबर योग आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च जो है वो ज्ञात करना है आपको। कैसे करोगे? देखो, व्यक्ति है 9 और 9 के 9 व्यक्तियों का औसत क्या है वो पता नहीं, लेकिन उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो 30 रुपए खर्च करते हैं अपने खाने पर, 30 रुपए खर्च करते हैं। एक काम करो, फिर यहां पे आपको मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से करोगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति कितने हैं देखिए, व्यक्ति है 1, सॉरी 9 9 9 9 व्यक्ति है 9, ओके। और औसत क्या है, माना औसत, औसत है x, तो योग कितना है 9x। व्यक्ति है 9, औसत माना x, तो योग हो गया 9x, ठीक है। अब उसमें से 8 व्यक्तियों की अलग बात कर रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत खर्च है 30 रुपए, तो अपन यहां पे लिखते हैं, देखो अलग से बोलो, व्यक्ति कितने हैं 8 और उनका औसत कितना है 30, तो उनका योग कितना हो गया 8 या 24, 240 रुपये। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और, 9वें व्यक्ति का औसत, देखो 9वां व्यक्ति ऐसे लिखा हुआ है, 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। 9वां आदमी कितना खर्चा करता है, जो एवरेज है सभी का उससे 20 रुपए अधिक, तो सभी का एवरेज क्या है x, तो 9वां व्यक्ति कितना खर्च करता है, देखिए 9वां व्यक्ति खर्च करता है औसत से 20 रुपए अधिक प्लस 20, है ना। अब एक चीज बताइए, ठीक है, 9 का योग, 9 का योग 8 व्यक्तियों का योग है 240 प्लस 9वें व्यक्ति का खर्च है x प्लस 20, तो 8 का खर्च प्लस 9वें का खर्च जोड़ दो साथ में, तो 20 इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो 260, x प्लस 260। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये क्या है, ये 9 व्यक्तियों के खर्चे का योग, और ये क्या है, ये 9 व्यक्तियों के खर्चे का योग, तो ये और ये बराबर है कि नहीं है, ये भी खर्चे का योग है 9 व्यक्तियों का, ये भी 9 व्यक्तियों का, तो अपन लिख सकते हैं कि 9x बराबर x प्लस 260, ठीक है। अब x को इधर लाओगे तो 8x बराबर 260, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 260 बटे में 8, है ना। और सभी का योग देखिए, ये x क्या था, x था औसत, 9 व्यक्तियों का औसत अपन ने माना था x रुपए, तो x था 9 व्यक्तियों का औसत, और अब यहां पे व्यक्ति कितने हैं 9, तो औसत तो आ गया 260 बटे में 8, और व्यक्ति 9 हुए तो उनका योग हो जाएगा, औसत तो है आपका 260 बटे में 8 इंटू 9 लोगे, है ना, तो योग हो गया आपका, यही भाग दोगे 292.5। क्लियर? ये आपका आंसर है, राइट, ओके। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री, तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? ठीक है, समझना बात को। 4 दिन, देखो 7 दिन है, कितने दिन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब वो बोल रहा है कि प्रथम 4 दिन का औसत 37 है, प्रथम 4 दिन 1 2 3 और 4, इनका औसत 37 है,
अब एक बात बताओ, 37 औसत है, ये दिन कितने हैं 4, तो 4 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 4 × 12 120 और 7 चौक 28 148, चेक कर लेना, 7 चौक 28 4 × 12 120 48, ठीक है। अब देखिए अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 41, अंतिम 4 दिन का मतलब है ये, ठीक है, और इनका औसत कितना है 41 और ये दिन कितने हैं 4, है ना, तो ये हो गया 4 एकम 4 4 चौक 16 164 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री। अच्छा सप्ताह का, अब एक बात बताइए, सप्ताह का औसत तापमान है 39 डिग्री, तो सप्ताह में 7 दिन, 7 दिनों का है 39, तो गुणा कर दो, ठीक है, 7 9 63 का 3 और हासिल का 6 7 21 और से 273 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, 7 9 63 7 21, हाँ ठीक है। अब एक चीज समझो आप अपने काम करते हैं, अपन को पूछा है कि चौथे दिन का तापमान क्या है। अब चौथा दिन का है, ये रहा चौथा दिन। इस चौथे दिन को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं सुनिए। एक काम करें, अगर अपन 273 में से इन 4 दिनों को घटा लेते हैं तो ये 3 दिन बचेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर इन 4 दिन में ये 3 दिन घटा देंगे तो चौथा दिन बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, अपन को चौथा दिन चाहिए ना, तो अपन ये जो अंत के 4 दिन है ना, इनको घटाते हैं टोटल 7 दिनों में से। 7 दिनों का योग है आपका 273, इसमें से 164 घटा लो, ठीक है, ये हो गया आपका 6 और 3 9, है ना, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 109, 109 ही तो हुआ, ठीक है, 6 और 3 9, राइट, 109 हो गया। क्लियर? अब ये 109 कौन सा है? आपने क्या किया, 7 दिनों में से अंत के 3 दिन यानी 164 घटा लिया, तो ये शुरुआत के 3 दिन, शुरुआती 3 यानी प्रथम 3 दिन। इतना समझ में आया? अब एक काम करो, प्रथम 4 दिन का औसत कितना, योग कितना है 148, यानी कि 1 2 3 4 दिनों का 148 है। इस 148 में से अगर मैं शुरुआत के 3 दिन घटा लूं तो चौथा दिन बचेगा ना। तो अपने काम करते हैं, यहां से अपन को चौथा दिन चाहिए ना, तो 1 2 3 और 4 इन 4 दिनों का योग है 148। 148 में से आप क्या करो, ये 109 जो है यानी कि शुरुआत के 3 दिन, इनको घटा दो, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3, ओके, 39 डिग्री सेल्सियस, ये आपका चौथा दिन का आ गया। ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे, 273 में से शुरुआत के 4 दिन घटा देते, 148 घटा देते, तो ये अंतिम 3 दिन आ जाते, 1 2 और 3, फिर 164 में से इन 3 को घटाते तो ये आ जाता दिन चौथा। ये सुनो, तो ये तरीके। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसको समझना, यदि x तथा 1/x, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है, तब m स्क्वायर एवं 1/x स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। यहां पे मिस्टेक है, ये m स्क्वायर नहीं है, यहां पे होगा x स्क्वायर, समझे आप, x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे ये गलती से लिखा गया m स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो x तथा 1/x का औसत जो है आपका m है, तब x स्क्वायर एवं 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस मैथ यानी कि अलजेब्रा टाइप का टेस्ट दिख रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। औसत का मतलब है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो x एवं 1/x का औसत आपका m है। एक काम करते हैं, राशियों का योग है ना, बटे में राशियों की संख्या 2 बराबर औसत m। आई समझ बात? तो 2 राशि हैं जिनका औसत m है, तो राशियों का योग बटे में 2, औसत बराबर m। अपन 2 को ट्रांसफर करते हैं तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 1/x, 2 उधर जाएगा तो 2m हो गया। तो अपने पास x प्लस 1/x का वैल्यू 2m आ गया। इसके आगे क्या करें, इसके आगे अपन को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, बीजगणितीय सर्वसमीकरण, क्योंकि अपन को चाहिए है x स्क्वायर एवं 1/x स्क्वायर। तो अपने काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नई अपन को मिली है,
इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो अपन लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो तो इधर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का काम कौन कर रहा है एक्स, बी का काम कौन कर रहा है 1/x। आपको पता है ना भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाली बात है। ठीक है, चलिए बराबर उधर कौन है 2m। ओके, दोनों तरफ वर्ग किया ना, ओके ओके ध्यान रखना भाई, दोनों तरफ वर्ग किया आपने। ठीक है, तो इसका तो वर्ग ये निकल के आ गया, इसका वर्ग हो जाएगा 4m स्क्वायर। इक्वेशन के दोनों साइड वर्क करना पड़ेगा तभी तो वो संतुलित रहेगा, वरना इंबैलेंस हो जाएगा। ओके, अब देखो एक्स एक्स कट गया, या 2 बच गया, ये 2 उधर भेज देते हैं। उधर कौन है 4m स्क्वायर और ये 2 जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब सुनिए आपको इनका औसत चाहिए, इनका औसत चाहिए। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का योग तो आ गया, ये योग है ना। फिर अब अगर इस योग में राशियों की संख्या कितनी है 2, अगर इस योग में 2 का भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। चलो औसत चाहिए ना आपको, तो इस योग में 2 का भाग दे दो। एक काम करो, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है 2, 2 कॉमन आता है, कॉमन आता है वापस पदों में भाग जाता है। 2 का भाग इसमें दिया तो 2m स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें दिया तो 1, है ना। तो ओके, ये तो हो गया राशियों का योग, इन दोनों का योग बटे में राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 2, क्योंकि एक तो एक्स स्क्वायर एक 1/x स्क्वायर, 2 अमाउंट है, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल औसत है 2m स्क्वायर माइनस 1। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है 2m स्क्वायर माइनस 1। क्या ये टिपिकल है, नहीं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारी चीजें बहुत आसान है। अब मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां पे एक्स स्क्वायर होगा, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। 9 क्रमागत विषम, कभी भी समान अंतर की संख्या अगर आती है तो औसत ठीक बीच की संख्या होती है। 9 क्रमागत विषम, देखिए 9 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्रमागत विषम संख्याओं के अंदर औसत क्या होगा, ठीक बीच की संख्या। क्योंकि विषम संख्या क्रमागत है तो फिक्स अंतर में चलेगी, 2 2 के अंतर में चलेगी, तो यहां पे औसत ठीक बीच की संख्या 1 2 3 4 छोड़ो इधर, 4 छोड़ो इधर, और बीच में औसत है यानी कि 53 ठीक बीच में बैठेगा। सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए, तो एक बात बताओ, ये क्रम से चलेगी, ये 53 है तो पहले कौन है 51, ये 49, ये 47, ये 45, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 45। बस जब भी क्रमागत संख्याएं आती हैं समान अंतर की, उस समय औसत ठीक बीच की संख्या होता है, तो औसत 53 है, ठीक बीच में 53 बिठा दिया, है ना। तो इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट अब इसको देखो, जस्ट पिछले का जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा ये है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। वेरी सिंपल, अगर मैं बोलूं कि 10 संख्याओं का औसत 5 है तो योग 50 हो गया, अन्य 8 संख्याओं का औसत 4 है तो चलो औसत 10 है तो 80 योग हो गया, तो योग हो गया 130 और संख्या होगी 18। 130 में अगर 18 का भाग दोगे तो सबका औसत आया कि नहीं आया, वही वाली बात यहां पे लागू होगी। वो कह रहा है कि m संख्याएं हैं, कितनी है m, उनका औसत है n स्क्वायर, तो अपने काम करेंगे m तो संख्याएं इंटू औसत है n स्क्वायर, n स्क्वायर, तो उन संख्याओं का योग हो गया mn स्क्वायर। क्लियर, फिर आगे n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, अब आगे संख्याएं तो कितनी है n और औसत है उनका m स्क्वायर, तो n m स्क्वायर ये उनका योग हो गया। और सबका अगर योग देखें तो सबका योग हो गया, जोड़ दो, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, और संख्या कितनी हो गई, तो m संख्या ये थी, ये है n संख्याएं, तो m प्लस n संख्याएं, ओके संख्याएं, और उनका योग है m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। ओके, अब इनका औसत चाहिए, सभी संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो
m प्लस n संख्याओं का योग कितना आ रहा है? योग आ रहा है m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। ये तो राशियों का योग हो गया, बटे में राशियों की संख्या कितनी है? तो राशियों की संख्या m संख्या है वो और n संख्या है ये, तो राशियां टोटल हो गई m प्लस n, ये टोटल राशियां होगी। संख्याओं की संख्या है m प्लस n, मतलब पदों की संख्या ये हो गई। अब एक काम करो, ऊपर कॉमन आ सकता है क्या? m और n इसमें दोनों में दिख रहा है, तो mn कॉमन आ गया। mn का भाग इसमें दोगे, m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, n बच जाएगा, प्लस mn कॉमन आया, उसका भाग इसमें दे दो, एक बार m कट गया, n कट गया, तो m बच गया, है ना। और बटे में कौन है? m प्लस n। अब देखो ये m प्लस n से m प्लस n तो कट जाएगा, तो औसत क्या बच गया? mn, औसत mn बच गया। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वेरी सिंपल। जो न्यूमेरिकल अप्रोच आप लगाते हो, यानी कि जो संख्यात्मक अप्रोच होती है, राशियों की संख्या इंटू औसत बराबर योग, वही तो अपन ने यहां पे किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? वेरी सिंपल, देखो ये है वर्तमान। बात कब की है? 3 साल पहले की। देखिए 3 वर्ष पूर्व की बात है, और उस समय 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखो सदस्य कितने थे? 5, औसत कितना था? 17। ठीक है, तो गुणा कर लो, 85 वर्ष उनका उम्र का योग हुआ करता था। ये बात समझ में आ गई? 3 साल पहले 5 सदस्यों का औसत 17 था, यानी 85 वर्ष उनका योग हुआ करता था। ठीक है, इसी दौरान, इसी बीच में एक बच्चा जन्मा, लेकिन आज भी औसत वही 17 वर्ष है। लेकिन आज औसत तो 17, लेकिन बच्चा जन्मने के कारण लोग तो 5 की बजाय 6 हो गए ना। तो वर्तमान में क्या हुआ, तो वो देखो, वर्तमान में लोग हो गए आपके 6 बच्चे समेत। अब इनका जो औसत है ना, वो औसत क्या हो गया? आज भी वही है, यानी कि 17 ही है। समझ में आ गई बात? तो गुणा कर लो, ये हो गया आपका 102, 7 चंग 42 और 60, 102 वर्ष। अब एक चीज देखो आप, 3 साल पहले 5 लोगों का उम्र का योग कितना था? 85 वर्ष। तो उन 5 लोगों को वर्तमान में लेके आते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 5 का वर्तमान का योग। अब एक चीज बताइए मुझे, ये 5 लोग मिला करके उस समय 85 वर्ष के हुआ करते थे, ये बात 3 साल पहले की है। तो अब तक 3-3 वर्ष पांचों की उम्र बढ़ी, तो 3-3 वर्ष पांचों की बढ़ी, तो 5 या 15 वर्ष इनकी उम्र बढ़ गई, और 15 वर्ष बढ़ गई तो वर्तमान में ये मिला करके आपके हो गए 100 वर्ष इनका योग। अब देख लीजिए आप, क्या कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 5 लोगों का योग है 100 वर्ष, और वर्तमान में बच्चे समेत योग है 102 वर्ष। तो कितना हो गया? बच्चा कितने का है? 2 वर्ष का। सिंपल, 5 लोग तो आज 100 साल के होते हैं मिला करके, बच्चे समेत 102 साल है, तो बच्चा 2 वर्ष का। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो ये भिन्ने हैं, यहां से भिन्ने शुरू हो गई। अब इसमें क्या करना है आपको? इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। देखो समान अंतर की भिन्न है, देखना आप, इनका अंतर कितना है? 1, इनका 1, इनका 1, इनका 1। देखो जब भी अंश और हर का अंतर समान होना, तो जो अमाउंट छोटा दिखता है वो छोटा होता है, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है। ओके, तो समान अंतर है सभी भिन्नों में, अंश और हर में समान अंतर है, तब ये सबसे छोटी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 15/16। दूसरा क्या तरीका है? भाग दे दो फिर 16 में 15 में 16 का, और वहां पे 34 में 35 का। ठीक है, तो वेरी सिंपल, जब भी भिन्नों का अंतर समान हो तो जो छोटा अमाउंट दिखता है वो छोटा होता है, बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट देखो उसको, हाँ अब देखो, ये है सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न जिसको बोलते हैं, जिसको वितत भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा ध्यान रहे, इसको सॉल्व करने का तरीका यहां से ऊपर की तरफ होगा। मैं सॉल्व करवाता हूं, देखिए सुनिए।
सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ये पूरा का पूरा इस एक के बटे में है, उसके बाद में ये ग्रुप सॉल्व होगा जो उस ए के बटे में है, फिर इस एक में से इसको माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये ऐसे मत समझना 181 है, ठीक है, समझो। अब एक बात बताओ, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो भिन्न ये है, दूसरी ये है, एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस ए। समझना ये दो भिन्न है, एलसीएम आ गया 1 माइनस ए। एक का भाग 1 माइनस ए में 1 माइनस ए बार, और 1 माइनस ए को एक से गुणा किया तो 1 माइनस ए आ गया, प्लस, अब ये प्लस बीच में आ गया। अब इसका भाग इसमें दोगे ना तो एक बार गया, सेम टू सेम है, एक बार गया और एक को ए से गुणा किया तो ए। आई समझ बात? अब देखिए माइनस ए से प्लस ए कट गया तो फाइनली क्या बच गया, एक बटे में एक माइनस ए। ये कौन है? ये पूरा ग्रुप, और इस ग्रुप का मान है एक बटे में एक माइनस ए। अब मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये कौन है 1 माइनस ए बटे में 1 माइनस 1 बटे में, इसके बटे में क्या आया, एक बटे में 1 माइनस ए आया ना। क्लियर? अब सेकंड स्टेप ये होगा कि एक के बटे में ये फ्रैक्शन है, ये उल्टा होके गुणा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस ए बटे में एक माइनस, ये ऊपर जाएगा एक माइनस ए, और बटे में कौन रहेगा, एक रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब आप इस बात को समझना, ये बाहर क्या है ब्रैकेट, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है। अब देखना तीसरा स्टेप, यहां पे केवल माइनस का फर्क आएगा। देखिए 1 माइनस ऊपर क्या है ए, है ना। अब इन दोनों भिन्नों का नीचे एलसीएम क्या आ गया, एक। अब एक का भाग एक में एक बार एक को एक से गुणा किया एक, ठीक है, बीच में क्या माइनस। अब इस एक का भाग एक में एक बार एक को सेम से गुणा, मतलब इससे गुणा किया तो वो सेम टू सेम रहेगा, एक माइनस ए। लेकिन ये बाहर वाला माइनस अंदर जब गुणा हो जाएगा तो माइनस और ये प्लस, माइनस का एक और माइनस इंटू माइनस प्लस का ए। अब देखिए पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 खत्म हो गया। अब फाइनली क्या बच गया, 1 माइनस ए बटे में ए बटे में एक, और बटे में एक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी भी संख्या में बटे में एक है तो उसका मतलब रिजल्ट वही संख्या रहेगा, इसका मतलब फाइनली इसका मतलब है बटे में ए, है ना। ये आपका हो गया चौथा। और पांचवा स्टेप अगर आप देखो तो ए में ए का भाग एक बार, और एक में से एक ही चला गया तो बचा क्या, 0। 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मींस चौथा आपका आंसर है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रहे, जब सतत भिन्न में आपको नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्यूशन करते हुए बढ़ना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। किसी खंबे का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग पानी में, और शेष भाग 10 फीट पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई कितनी है? एक काम करो, खंबा टोटल लंबा है ना, उसमें से आप कीचड़ और पानी वाला जोड़ दो, 1/4 भाग प्लस 1/3 भाग, ये जोड़ो तो कितना हुआ। जब भी देखो ऐसे जोड़ना हो ना तो ये 3 और ये 4, 4 और 3 7 ऊपर, 4 3 12 गुणा कर दो, बाकी जोड़ना आपको आता ही है, ठीक है। जब भी दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं हो ना तो उनको दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो, दोनों को गुणा करके नीचे लिख दो। ओके, ये कौन सा भाग हो गया, ये भाग हो गया जो पानी में और कीचड़ में है वो। फिर कितना भाग बच गया, 12 में से 5 भाग गया तो 12 में से 7 भाग गया तो 12 में से 5 भाग शेष है। बोलो हाँ है ना। और ये भाग आपका 10 फीट है। कितने फीट है, 10 फीट। तो एक काम करो, ये 5/12 भाग जो है ना वो 10 फीट है, तो पूरा भाग मानो खंबा x का है, माना खंबा x का है, तो इसका मतलब x इंटू 5/12 भाग, पूरे खंबे का 5/12 भाग आपका 10 फीट है, तो x यानी पूरा खंबा हो जाएगा 10 इंटू 12 ऊपर 5 बटे में, इससे कट गया 2 बार, 12 दूनी 24 फीट का है। समझे आप x का मान, ये 24 फीट का। अरे क्या मिल गया सुराग, वो भी लागू हो सकता है। कैसे भाई, 5/12 यूनिट्स आपकी 10 है,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, इसमें दिया इसका भाग गुणा 1 से किया तो आ गया, ये आपका 24 फिट आएगा। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो 3/5 एवं 3/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम यानी इनको रेसिप्रोकल करो, इन्वर्स करो, ठीक है। तो 3/5 का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देना 5/3, और 7/3 का व्युत्क्रम है 3/7। इनका योग करना, करो योग, इनका योग करना, और उस योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो योग कैसे कैसे करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 3 तिया 9 बटे में 7 तिया 21। इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, फिर जो गुणा हुआ उसको जोड़ दिया, बटे में इनका गुणा कर दिया 7 21। बाकी आप जानते हैं एलसीएम लेना, इनका एलसीएम 21 आ गया, और वही प्रोसेस है ना। ऊपर हो गया 44/21, लेकिन इसका व्युत्क्रम चाहिए। अगर व्युत्क्रम चाहिए तो फिर वो 21/44 हो जाएगा, सिंपल। और 21/44 कहां है, ये देखो 21/44, ये इसके इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। ओके नेक्स्ट देखिए आप, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग, P/Q के रूप में 0.121212 और अनंत तक चल रहा है, बराबर होगा, ये अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अमाउंट है, और उसको फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है कि बटे में 9 लगा देना। जैसे कि देखो ये 0.12 होता ना तो पॉइंट हटता तो बटे में 100 लगता, मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो बटे में 100 लगता, लेकिन अब ऊपर बाहर होने के कारण बटे में 9 लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.12 के ऊपर बार है, और बार हटाने पर 12 के बटे में 9 लगेगा। जो डेसिमल की क्लास है वीडियो कोर्स में, आपको वापस वीडियो कोर्स लेके आ गए, भाई आपकी इच्छा हो तो खरीदो, मैं जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूं कि आप खरीदो, लेकिन जिन भी लोगों ने खरीदी है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ लिया होगा, आपके माइंड में कोई इशू नहीं रहना चाहिए कि इसको फ्रैक्शन में बदलते समय बटे में 9 क्यों लगाते हैं। उसका रीजन है, आपने x के इक्वल में 0.121212 मान लिया और उसको 100 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 100x इज 1.2 नहीं 12.121212 अनंत। अब इसमें सेकंड में से फर्स्ट को लेस किया, तो इसमें से उसको लेस करोगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा 99x, और ये सारी की सारी रिकरिंग व्यवस्था कट जाएगी। 12 में से 0 गया तो 12 ही आएंगे, और x का मान हो गया 12/99। ये लो आपको भी समझा दिया, ये बटे में 9 लगेगा, ठीक है। चलिए तो अब देख लीजिए आप, अब ये कौन सा बैठ रहा है, इसमें से काट दो भाई, 3 से कट गया, 4 तिया 12, 3 से कट गया 33 बार, 4/33, ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, तो इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट, अब इसको देखो, ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश को 10% तथा हर को 20% बढ़ाने पर वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 22/45 हो जाती है। एक भिन्न है, मानो x/y है, हर अमाउंट अपने आप में 100% होता है, भिन्न का अंश आपने 10% बढ़ाया, यानी x को आपने 110% कर लिया, और हर को आपने कितना बढ़ाया है, 20% बढ़ाया, इसका मतलब हर को आपने 120% कर दिया है। आई समझ में बात। तो यहां पे 100 से 100 कट गया, और नई भिन्न आपकी निकल के आई है कितनी, 22/45, 0 से 0 गया, यानी x इंटू वाई, x बटे में y 11/12 बराबर 22/45। 11 से कट गया ये 2 बार, 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया ये 15 बार, 4 उधर जाएगा, 4 दूनी 8, 8/15 x बटे में y। तो मूल जो भिन्न है वो आपकी क्या थी, 8/15 थी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को बोला कि तू संख्या का 3/2 से गुणा कर, उसने गलती से 3/2 का भाग दे दिया, तो परिणाम 10 कम आया, तो वो संख्या क्या थी जिसके साथ में उसको ऐसा करने को बोला था। ओके, तो ये कोई क्वेश्चन है क्या, वेरी सिंपल। मानो वो संख्या x थी, उसको बोला कि तू इसका 3/2 से गुणा कर, ये बोला ना, संख्या x थी, उसको बोला कि तू इसका 3/2 से गुणा कर, जबकि उसने उस संख्या x में भाग दे दिया 3/2 का। अब एक बात बताओ, तो करने को बोला था 3x/2 और उसने भाग दे दिया, अब इस भाग को गुणा में बदलोगे ना तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा 3 बटे में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x/3।
तो कहने का मतलब है ये करने को बोला था जबकि उसने ये कर दिया, तो परिणाम 10 कम आया। तो ये पहले का परिणाम, ये बाद में आया उसका परिणाम, इनका अंतर है 10। ये आपका इक्वेशन सेट हो गया। सॉल्यूशन कर दो। एलसीएम आ गया 6, 2 का भाग इसमें 3 बार, 3 तिया 9x माइनस 3 का भाग 2 बार, तो ये आपका 4x बराबर 10, इसमें से ये गया तो 5x बराबर 6 उधर भेज दो, 10 इंटू 6 तो 5 से कट गया 2 बार, x का मान है 12, तो वो संख्या आपकी कितनी थी? 12 थी। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 2/7 भाग से 33 अधिक है। किसी संख्या का, संख्या x है, उसका कितना? 3/5 भाग, यस उस संख्या के 2/7 भाग से अधिक कितना है? 33। इसका मतलब इसमें से अगर ये घटाओगे तो आपका 33 आएगा। सिंपल, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया? 35। 5 का भाग 35 में 7 बार 7 को 3 से गुणा किया 7 21x, 7 का भाग इसमें 5 बार 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10x बराबर 33। तो 21 में से 10 गया तो 11x बराबर 35 उधर गया तो 33 इंटू 35, तो इससे कट गया ये 3 बार और x का मान आ गया 105। 35 को 3 से गुणा करोगे ना, ये आपका आंसर है। सिंपल, नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा देखिए, यहां पे अशांत आवर्ती वाली संख्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अमाउंट्स है। अब इनको आपको जोड़ना है। अब एक बात बताओ, ऊपर बार लगी हो तो बटे में 9 9 लगा करके उनको भिन्न में बदला जाता है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। ओके, अपन एक काम करें, एक बात बताओ, 2.13 के ऊपर बार, तो ये बार वाला अमाउंट और 2 के बीच में रिलेशन क्या है? प्लस का रिलेशन है, 0.3 बार, इन दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन है। तो एक काम करें, तो अपन जो कंप्लीट अमाउंट है, यानी जो पूर्णांक के जो इंटीजर्स है उनको जोड़ देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 5 17, तो ये 17 तो ये हो गए, संख्याओं को जोड़ दिया, अंकों को, जो कंप्लीट अंक थे वो 17 हो गए, ठीक है। प्लस अब एक काम करो, ये 13 के ऊपर बार है ना, तो इसका भिन्न लिख दो, 13/99, प्लस 24 के ऊपर बार है तो 24/99, प्लस 37 के ऊपर बार है तो 37/99, प्लस 38 के ऊपर बार है तो 38/99, ये कौन है? 17, प्लस इन सबको जोड़ो, इनका एलसीएम 99 आ जाएगा। 99 का भाग 99 में एक बार 13 से गुणा किया 13, 99 का भाग 99 में एक बार 24 से गुणा किया 24, प्लस 37 प्लस 38, ठीक है ना। इन सबको जोड़ दो, ये 17 प्लस कितना हो गया? 7 14 15, 15 4 19, 20 21 22, 22 का 2 हासिल का 2, 3 3 6 और 3 9, 10 और 11, गड़बड़ आया ना, चेक करो वापस, ठीक है। 7 7 14 और 1 15, 15 और 4 19, ठीक है, 19 20 21 और 22, 22 का 2 हासिल का 2, 3 3 6 7 8 9 10 और 11, हाँ जी, ये 112 आ रहा है, ठीक है। और बटे में कौन है? बटे में है 99। अब 99 का भाग 112 में एक बार तो जाएगा ही जाएगा ना, सो 17 प्लस 99 का भाग एक बार गया और पीछे कितना रह गया? 1, और ये आपका 13, 13/99, एक इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो गया 18, 18 सही 13/99, देखिए 13/99, तो 18 सही 13/99, गड़बड़ है, ठीक है। तो अपन ने कैलकुलेशन तो सही किया ना, 13 24 37 और 38, इनका योग तो बराबर किया है, ठीक है। चलिए ये सही है, यहाँ पे ये जो है 43/99 ही, सॉरी 13/99 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन 68 करें ना 68, ठीक है, तो जरूर जो है ये आपका आंसर होगा, वरना अब इसका आंसर है आपका यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में कोई मैच ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे अपन 68 करें तो जरूर मैच कर जाएगा, क्योंकि योग हो जाएगा 142 और मैं 99 का भाग दोगे तो ये आपका आंसर है, ठीक है, जो इनमें से एक भी नहीं है। अच्छा अब समझो, वो क्या करेगा, कभी कभी आपको हो सकता है इस फॉर्म में आंसर न दे करके यहां पे देखो आप, वो क्या कर सकता है, क्या इसको ऐसे लिख सकता है 18.13 के बटे में 99 लगने का मतलब है कि 13 का रिपीटेशन हो रहा है, तो अपन 18.13 के ऊपर बार ये भी बोल सकते हैं, इसका रिजल्ट ये भी होगा। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो यहां ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। देखो
कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब इनके विकल्पों को देखें तो एक सिमिलरिटी लग रही है ना। ठीक है, देखिए आप, ये है 1110 बटे में 1111, इनका गैप कितना है, एक। ये है 1221 और 2223 गैप कितना है, दो। ये है 3331 और 3334, गैप कितना है, तीन। इनका गैप है एक, इनका गैप है दो, इनका गैप है तीन। अगर गैप इक्वल होता ना तो जो अमाउंट बड़ा है वो राशि बड़ी हो जाती, जो अमाउंट छोटा है वो राशि छोटी, मतलब रिजल्ट छोटा होता उसका। तो अब इसमें क्या करें, एक काम किया जा सकता है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को समान संख्या से गुणा किया जाए तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आता है। तो अपन क्या इनको सबको समान कर सकते हैं? क्या इसको 3 से गुणा करोगे तो ये सेम वैसा बन जाएगा क्या? या फिर इसको अपन किससे गुणा करें कि इनमें से किसी एक के बराबर हो जाए? तो सुनिए, अपने काम कर सकते हैं, इनको इक्वल करने के लिए ये 3 वाली फॉर्म है, ये 2 वाली, ये 1 वाली, तो इन सबको 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तब क्या कंडीशन बनेगी, आप इसको 6 से गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 6 6 6 0 और 6 6 6 एंड 6। 6 से इसको गुणा करोगे तो नहीं, इसको 6 से गुणा नहीं करना, इसको 6 बनाना है तो इसको गुणा करो 3 से। इसको 3 से गुणा करोगे तो ये 3 दूनी 6, 6 6 और 3, ये हो जाएगा 6 6 6 और 3 तिया 9। और उसको 6 बनाना है तो 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2, और ये हो जाएगा 6 6 6 भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ओके, अब इनका अंतर देखो आप, इनका अंतर कितना है, 6 का है, क्योंकि ऊपर है 6660 और ये 6666, तो 6 का अंतर है। इनका अंतर देख लो 6 का है, इनका अंतर देख लो 6 का है। तो अब हमने फ्रैक्शंस को उस रूप में लिया है वहां पे गैप इक्वल है। आप कहोगे ऐसे तो फ्रैक्शन के मान बदल गए, अरे भाई ऊपर नीचे जब अमाउंट को सेम नंबर से गुणा करते हो तो फ्रैक्शन का मान क्यों बदलेगा? जैसे कि 5/7 है, मैंने ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया, तो हो गया 10/14, 10/14, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 7 बार, तो फ्रैक्शन तो वापस 5/7 ही आया ना। तो ऐसा करने से हुआ यूं कि गैप इक्वल हो गया, तो हम पता कर सकते हैं। देखो सुनो, सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा रहेगा? ठीक है, तो आप सामने दिख रहा है कि ये तो है 6660, ये 63 है, ये 62 है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सबसे बड़ा तो कौन है, सबसे बड़ा तो ये है, क्योंकि 6660 है, ये 63 है और ये 62 है, तो फर्स्ट नंबर इसका लगेगा, सेकंड नंबर इसका लगेगा और थर्ड नंबर इसका लगेगा, अगर आरोही क्रम की बात करें। ठीक है, तो सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा ये होने का मतलब है कि ये कौन था, ये था 110/1111, है ना। ठीक है, इससे बड़ा सेकंड नंबर पे ये है, क्योंकि ये तो 60 ही था, ये 62 है और ये 63 है, तो 62 वाला कौन है, ये तीसरे वाला ये है ना। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 3331/3334, और सबसे बड़ा फिर ये है, तो ये कौन था, ये सेकंड वाला था 2221/2 and 2 3। तो कौन मैच कर रहा है इससे? ठीक है, सबसे छोटा कौन सा गैर भाई, ये है ना, राइट। तो ये आपका ये आंसर है, देखो, हाँ जी बिल्कुल मैच कर गया और ये भी कर गया, तो ये आपका आंसर है, ये सुनो। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, ये गैप इक्वल नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर सकता है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये सारे फ्रैक्शंस हैं, मैं दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी आपको पता करना है। अब एक चीज देखो, इनमें क्या कोई पैटर्न लागू हो रहा है क्या, समान अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अंतर कितने का, 8 का, यहाँ पे 10 का, जबकि यहाँ पे 5 का ही है, जबकि यहाँ पे 6 7 का है, जबकि वहां पे 8 का है। तो कोई पैटर्न ही नहीं है यहाँ पे। जब कोई पैटर्न ही नहीं है तो या तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लो, फिर 2 को लेना पड़ेगा, या फिर सबका एक साथ एलसीएम ले लो। सबका एक साथ एलसीएम आएगा क्या, 13 17 11 15, फिर बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम करो, सबसे बेहतरीन तरीका ये, जब ऐसी कंडीशन आवे तो 5 में 13 का भाग दे दो। 5 में 13 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 13 या 39, ठीक है।
भाई 5 में 13 का भाग दे रहे हैं, थोड़ा तो आपको ये करना आना चाहिए, 13 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 13 का भाग 5 में जाता नहीं, तो अपन ने 0 पॉइंट लगा दो, इसको 50 कर दो, है ना, तो 13 तिया 39, है ना, पीछे कितना रह गया, ये 1 और ये 11, है ना, और फिर 13 का भाग दे दो, ठीक है, तो 13 7 91, ये 0.37 के आसपास वैल्यू देगा। अब आप 7 के अंदर 17 का भाग दे दो, 7 यानी कि 0 मतलब 70 कर दो इसको, तो पॉइंट लगा दिया अपन ने, 70 में 17 का भाग दे दो, ठीक है, 17 इंटू 6 17 चौक 68 होता है ना, तो 1768, पीछे रह गया आपका 2, तो 17 एकम 17, ये 0.41 लगभग। अब 2 में 7 का भाग दे दो, 2 में नहीं जाता तो सीधा 20 बढ़ाओगे उसको तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, पीछे की तरह गया 6, तो 7 7 49, ठीक है, राइट। अब आगे 40 में 11 का भाग दे दो, पॉइंट लगा दो, 11 तिया 33, पीछे की तरह गया 6, ठीक है, नहीं 7 रह गया, 7 में 11 का भाग दोगे तो 11 इंटू 6 66, ठीक है, अब ये कौन है 70, पॉइंट लगा दो, 7 की जगह 70 हो गया, ठीक है, 15 का भाग दे दो, 15 इंटू 6 15 इंटू 4 15 चौक 60, पीछे कितना गया 10, ठीक है, और 15 इंटू 6 90, ओके। अब आपको पता चल रहा है, देखो सबसे छोटा अमाउंट है 0.27, ये तो सामने पता चल रहा है 37 41 27 36 और 46, तो सबसे छोटा तो कौन है, सबसे छोटा ये है, ओके। अपन को क्या लाना है, अपन को बोला है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो 0.27 के बाद में छोटी कौन है 0.36, क्योंकि ये तो 37 है, तो ये संख्या ये यानी कि 4/11, तो ये आपका आंसर है, राइट, ओके। नेक्स्ट, इसको देखो, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है, तो आप 1 में 3 का भाग दे दो 0.33, 4 में 7 का भाग दे दो 0.7 पंजे 35, फिर 5 रह गया, है ना, तो फिर 7 पंजे नहीं 5 रह गया, ये 7 7 जा 49, ठीक है, और ये 5 चौक 20, 4 बार, तो अब आपको क्या करना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है 1/3, ठीक है, ये किससे छोटा है, ये 2/5 से, और वो किससे छोटा है 4/7 से, तो ये कौन सा मैच कर रहा है इससे, ये आपका ऑप्शन सी है ना, 1/3 2/5 4/7, ये आपका आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका एलसीएम लेना है, देखो पॉइंटों वाली संख्या का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो पैटर्न आप समझना, आप एक काम करो 3.75 है ना, पॉइंट हटा के बटे में 100 लगा दो, आप कहोगे सर ये तो और खूंखार बना रहे हो, भिन्न क्यों बना रहे हो, पॉइंट हटा दो बटे में 100 लगा दो, भिन्नों का एलसीएम लेना और आसान है, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, नीचे वालों का एचसीएफ ले लो। अब एक काम करो, ये बड़े बड़े अमाउंट है ना, सुनना 375 और 725 का एलसीएम तो भारी भरकम हो जाएगा, एक काम करो काटो इसको, 25 से कट गया ये 4 बार, और 25 से कट गया ये 4 तिया 12 13 14 15, ओके 15 बार, अब ये 25 से कट गया 7 28 29 बार, ठीक है, और बटे में आपका ये है 4, ठीक है। अब ऊपर वालों का आप एचसीएफ ले लो, ठीक है, सॉरी एलसीएम, जब आपको भिन्नों का एलसीएम लेना होता है तो अंशों का ऊपर वालों का एलसीएम लेना, यानी ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, बटे वालों का एचसीएफ ले लो, है ना, कंप्लीटली आपको एलसीएम मिल जाएगा भिन्नों का, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आप गुणा कर लो, ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 × 9 135 का 5 हासिल का 13, 15 दूनी और 30 और 13 43 बटे में ये हो गया आपका 4, भाई 4 और 4 का एचसीएफ लेना है, जब भी भिन्नों का एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम लेकर के बटे वालों का एचसीएफ लेकर के उसमें भाग दे दो, आपको एलसीएम मिलेगा, ठीक है। 4 का भाग इसमें दिया तो 100 बार तो गया ही गया, 7 8 चौक 32 108.75, ये आपका आंसर है, क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखो आप, अगर 0.xyz बार, यानी ये 3 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार आ रहे हैं, इज इक्वल टू 124/333,
तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी उन अंकों का योग क्या होगा? वेरी सिंपल, अपने काम करते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 9 9 9 लगाएंगे ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स वाई जेड के बटे में 9 9 और 9, पॉइंट हट गया, बार हट गई, ठीक है, इज इक्वल टू 124 अपॉन 333। अब एक बात बताओ, इससे कट गया ये 3 बार, 3 जाके उधर गुणा हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, ये 7 हुआ भाई, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, यही तो है। इसका मतलब x आपका कितना है, तो देखो 3 अंक थे x y और z, तो x आपका कितना है 3, y आपका 7 है, z आपका 2 है, तो अपन को क्या लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 7 प्लस 2, तो ये हो गया 12, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, भरा हो गया, वेरी सिंपल। तो आपको ये बार वाले को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटे में 9 9 9 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ओके, उसके बाद एक और है, ठीक है। सुनिए, अब इसमें क्या करें, ये तो किया हुआ ही है, करना क्या है, आप एक काम करो, बाहर हटा दो, घनमूल किसका है 0.037 के ऊपर बार, तो बार हटेगी, पॉइंट हटेगा, तो बटे में 9 9 9 लगेगा, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है, तो सीधा हो जाएगा 37 बटे में 9 9 9, 37 बटे में 9 9 9, ठीक है, ओके। अब 37 से ये कटेगा 27 बार, कितनी बार कटेगा 27 बार, क्लियर। अब 1 का घनमूल 1 होता है क्यूब रूट, और 27 का होता है 3, भाई 27 का घनमूल 3 होता है, 1/3 जो आंसर, चुटकियों का खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखो क्या है, अगर 0.xy बार यानी 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका वैल्यू 7/11 हो, तो x इंटू वाई 2x प्लस 3y और x प्लस वाई, इनके वैल्यू क्या होंगे? सुनिए, एक काम करो, इसका बार पॉइंट से हटा दो, तो एक्स वाई बटे में 9 9 लगेगा ना, 99, ओके, इज इक्वल टू ये आपका 7/11 हो गया। अब 11 से कट गया ये 9 बार, तो ये हो गया 7 9 63, एक्स और वाई आपका 63 है, एक्स वाई 63 का मतलब एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 3, ओके। अब आपको सबसे पहले क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि x इंटू वाई, तो x इंटू वाई पूछा है ना, तो आपका 6 इंटू 3 करना है, तो 6 तिया 18, फिर पूछा है 2x प्लस 3y, तो देखिए 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 6 प्लस 3y, 3 इंटू वाई का मान कितना है 3, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 3 तिया 9, ठीक है, तो 12 और 9 ये 21 होता है, बिल्कुल। उसके बाद में पूछा x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस x प्लस वाई पूछा है, इसका मतलब 6 प्लस 3, 6 और 3 कितना होता है 9, तो आपका आंसर क्या है 18 21 और 9, कहां पे है ये 18 21 और 9, ये आपका आंसर है सी, ठीक है। चलिए ओके, तो इस प्रकार की बात है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसमें 2 टॉपिक थे अपने, एवरेज और फ्रैक्शन, औसत और भिन्न, ठीक है। अब आपके टोटल 16 यानी कि 16 टेस्ट है, उसमें से लास्ट में 4 या ऐसे कुछ फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें एडवांस और ये आपके जनरल क्वेश्चन सारे शामिल होंगे, तो सारे के सारे टेस्ट पेपर आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो क्रम से वीडियो आती जाएगी, ये सेकंड टेस्ट की है, इसके बाद मैं लेके आऊंगा थर्ड टेस्ट की वीडियो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, और आप इसके अलावा अगर कंप्लीट जो है मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए, तो मैथ का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग सिर्फ कोर्स के बारे में मतलब काफी बोल रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे 150 से प्लस वीडियोज आपको मिलेंगे, जो कि पिछले काफी महीने लग गए उसको रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो 150 प्लस वीडियोज आपको मिलेंगे टोटल, जिसमें आपकी कंप्लीट जनरल मैथ और कंप्लीट एडवांस मैथ, फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, भले वो राजस्थान लेवल पे हो या भले वो मतलब अपने इंडिया लेवल पे हो, यानी कि एसएससी और रेलवे और भी जो आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, उस लेवल तक आपकी मैथ कवर हो जाएगी, ये गारंटी है,
ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, अगर जो लोग वो कोर्स खरीद के जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है, जिन्होंने पहले खरीदा था, उन लोगों के लिए क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। और एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो उन कॉन्सेप्ट से बाहर है, ठीक है। और आगे भी आप देखेंगे, एडवांस मैथ में भी देखेंगे, स्पेशली जो वीडियो मेंस है, वीडियो मेंस की जो एडवांस मैथ है उसको लेकर के बच्चों में काफी डर है। उनको लगता है कि पॉलिनोमियल्स वगैरह क्या होते हैं, एडवांस ज्योमेट्री वगैरह सब दे रखी है। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी आसान हो सकती है, इवन अर्थमेटिक से भी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, ये मेरा दावा है। तो निश्चित तौर पे आप चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी अगर खरीदते हैं तो आपको वाकई बहुत बेटर फील होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट के माध्यम से जरूर जो है फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो है ये पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। तो उससे हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए जल्दी से प्रेरित होकर के जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।